नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था आरयूजेस से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि नॉर्सेट और आरयूजेस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। 15 क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका बोलते हैं हम 16, और उसमें है आई पैडिंग इज अप्लाइड टू अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट। इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पूछा जाए तो आप बताना। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने, ड्राइनेस ऑफ द आई, ब्लिंकिंग ऑफ द आई, कॉर्नियल अल्सर और आई मूवमेंट। तो वो बोल रहा है कि निम्नलिखित को रोकने के लिए बेहोश रोगियों पर आई पैडिंग क्यों लगाई जाती है। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें हम आई पैड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ऐसा उन्होंने पूछने की आपसे कोशिश की है। तो क्या वो आंखों के सूखापन को रोकने के लिए लगाते हैं, आंखों को झपकने के लिए लगाते हैं, या फिर कॉर्निया में अल्सर ना हो जाए इसके लिए लगाते हैं, या फिर आई मूवमेंट के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप देख लेना, जिसमें आपका 3 तो गलत हो जाते हैं और 1 हो जाता है इसमें सही, और आपका है कॉर्नियल आंसर। एक्चुअली में होगा क्या कि जब पेशेंट का जो आई वॉल है वो अगर ओपन रह जाएगा तो पेशेंट तो है अनकॉन्शियस, उसको होश नहीं है कि उसकी आंख ओपन है या नहीं है। जब उसकी आंख जब उसकी जो आईलिड है वो उसको कवर नहीं करेगी तो जो अल्सर है वो कहाँ पे जाएगा, आई में अल्सर हो जाएगा, किसमें, कॉर्निया में। और उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम आई पैड लगा देते हैं, कुछ कॉटन्स के पैड से वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि आई पैडिंग इज अप्लाइड टू अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट कॉर्नियल अल्सर। अनकॉन्शियस पेशेंट में नॉट बी एबल टू ब्लिंक और प्रोटेक्ट देयर आई एडिक्वेटली। जो आई अनकॉन्शियस पेशेंट क्या नहीं कर सकता, अपनी आंखें नहीं पलक कर सकता, झपक सकता मतलब, और अपनी आंखें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम इसमें आई पैड का क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। यही इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इम्पोर्टेंट मूव करते हैं। द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का उन्होंने क्या पूछा है आपसे, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछा है। आप इसमें हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो आप देख लेना कि सीक्रेशंस ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लिए हम फैलोपियन ट्यूब है का मतलब फंक्शन है, या फिर पासिस वे ऑफ द फीटस है, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस है। तो आपको फंक्शन पूछा उसने, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन किसका, फैलोपियन ट्यूब का। तो क्या ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा, अब यहाँ से करेक्ट आंसर देखना कि जो एम्पुला होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसका एक मेन फंक्शन किसका हो जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब का हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे ये बटन है, ये दबाना है। जब आप हमारी प्री टेस्ट सीरीज देखेंगे तो आप वहाँ पे हमारी पूरा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब आल्सो नोन एज ओविडक्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। कई बार ओविडक्ट नाम से भी क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या करता है, पैसेस बिफोर एग फ्रॉम द ओवरी टू यूटेरस, और इसमें क्या हो जाता है, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हिंदी में आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस ICDS। ICDS का पूरा नाम पूछा है उन्होंने, तो आप ICDS का ही पूरा नाम बता देना। उसका नाम है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम। ये वाला भी गलत है इसमें, और जो बी ऑप्शन है वो है इंटरनल कमेटी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विस। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय बाल विकास योजना की आंतरिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा। तो ऐसा कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, तो आप पढ़ते रहिए। फुल फॉर्म आपको पता है। ये हम ICD क्या है वो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि ICD गवर्नमेंट प्रोग्राम है इंडिया में दैट प्रोवाइड पैकेज ऑफ सर्विस फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द
एज ऑफ 6 एंड देयर मदर। जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के होते हैं उनको और उनकी माताओं को एक सर्विस या सेवा प्रदान की जाती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप्ड सर्विस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और वो है द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंक्स इज। ठीक है, मतलब मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। उसने पूछा है मोस्ट लाइकली साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, किसका, जो एक्सटर्नल रेडिएशन आती हैं नेक के कैंसर में लैरिंग्स के लिए। ठीक है, मतलब कि स्वर यंत्र जो हमारा लैरिंग्स है कि कैंसर के लिए गर्दन पर भारी विकिरण का सबसे संभावित दुष्प्रभाव क्या है। मतलब जो हम एक्सटर्नल रेडिएशन दे रहे हैं लैरिंजियल कैंसर में नेक के ऊपर एक्सटर्नल रेडिएशन के थ्रू, उसका मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या है, ये इसने पूछने की यहाँ से कोशिश की है। तो यही बात अगर आप 2 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्या उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या उससे डिस्निया होता है, क्या उससे सोर थ्रोट होता है या फिर डायरिया होता है। तो देख लेना आप इसमें करेक्ट आंसर क्या है, सोर थ्रोट। क्योंकि आप थ्रोट मीन्स लैरिंग्स, अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो लैरिंग्स का मतलब होता है थ्रोट। जो थ्रोइड एरिया है वही में क्या हो जाएगा, एडिमा टाइप कुछ हो जाएगा, उसकी वजह से सोर थ्रोट आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्स्टिपेशन इसमें नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, डिस्निया भी नहीं होगा। क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट मूव कर लेते हैं और क्वेश्चन है अपना कि द टारगेट किसका, हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD वाज डिक्लेयर्ड बाई। WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, TNAI के द्वारा। तो जो टारगेट हेल्थ फॉर ऑल 2000 में किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था वो आपको इसमें बताना था, और वो बताया गया है इसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट चीज़ है एक्सप्लेनेशन, वो हम देख लेते हैं कि जो डेवलपमेंट द टारगेट किसके द्वारा, WHO के द्वारा, ये इसमें ये हो जाती है। उसके बाद में द गोल एम टू अचीव इक्विटेबल एंड असेसिबल हेल्थ केयर फॉर ऑल इंडिविजुअल बाई ईयर 2000, प्रमोटिंग प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एड्रेसिंग द सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ। आप इसमें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द क्वालिटीज ऑफ ए नर्स इंक्लूड एक्सेप्ट। आपका इम्पोर्टेंट काम है नर्स की क्वालिटी बताना, और वो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होंगी एक को छोड़कर। ठीक है, केयरिंग एटीट्यूड, ऑनेस्टी, टॉकेटिव या फिर वेल बैलेंस्ड लाइफ। केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, बातूनी होना चाहिए, संतुलित जीवन होना चाहिए। तो आप बता देना उनको। एक्सेप्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्या जो नर्स होनी चाहिए वो बात करने वाली होनी चाहिए, ज़्यादा बात करने वाली। अगर आप बोले तो पकड़ पकड़ करने वाली होनी चाहिए, नहीं, टॉकेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसका एटीट्यूड होना चाहिए कैसा, केयर करने वाला। उसकी ईमानदारी होनी चाहिए हर काम करने में, वो बहाना ना बनाए। वेल बैलेंस लाइफ, मतलब उसकी जो लाइफ है वो बैलेंस होना चाहिए, उसको एंजाइटी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है इसमें, अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो तो आप स्किप हो जाएगा, लेकिन आप जब पॉज करके देखेंगे तो आप इसमें देख लेना कि क्वालिटी ऑफ नर्स इंक्लूड केयरिंग एटीट्यूड, ऑनेस्टी, वेल बैलेंस लाइफ। हाउ हैवर बीइंग टॉकेटिव इज not a desirable quality for a nurse, and effective communication involve acting, listening and appropriate communication skill। ऐसा कुछ वहाँ पे बताया गया है। At what age can a child start to brush his teeth? At what age में आपका बच्चा कब ब्रश कर लेना करता है। ठीक है, एट वाट एज कैन ए चाइल्ड स्टार्ट टू ब्रश, उसको कब कर लेनी चाहिए। ठीक है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में और 20 महीने में।
तो सिंपल सी बात है, जब उसके दूध के दांत होते हैं उसमें तो नहीं करना है, तो जब उसके दांत थोड़े से भी क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रांग होने लग जाते हैं तो उसको ब्रश कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ओरल कैविटी में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 3 साल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 साल तक वो बच्चे ब्रश को अच्छे से पकड़ भी सकता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसमें रीजन है। नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी फीचर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का प्राइमरी फीचर्स कौन कौन से हैं कि उसमें पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, या फिर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, एनोरेक्सिया, हेडेक। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है आपके नॉट सेट के लिए। हालांकि इसमें सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार वो पूछे जाते हैं, तो मैं उस पर टिक कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा वो आप यहाँ से देख लेना है कि जो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन किस में देखने को मिल सकता है, आपको सर्वाइकल कैंसर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक राइस वाटर स्टूल रहता है, वो किससे ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी आपको फाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो राइस वाटर स्टूल आपको पता है कि क्या कॉलरा में देखने को मिलता है, टाइफाइड में मिलता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अभी अमीबियोसिस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, कॉलरा में। आपको राइस वाटर मतलब जो चावल का एक पानी होता है, ऐसा उसमें आपको बहुत लिक्विड डायरिया हो जाता है, जिसको हम कॉलरा बोलते हैं, हिंदी में हैजा बोलते हैं। हैजा के मामलों में चावल के पानी का मल एक सामान्य लक्षण है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो विब्रियो कॉलेरा जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरा इसका क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, जिसके कारण चावल के पानी जैसे पतले मल के साथ गंभीर दस्त हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए का कॉज पूछा है उन्होंने, तो ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है, ड्यू टू यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है, ड्यू टू एडिक्शन और टू ड्रग्स की वजह से होता है, या फिर डायलिसिस की वजह से होता है। ठीक है, तो आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यू टू यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, ड्यू टू एडिक्शन टू ड्रग, ड्यू टू डायलिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो गंदा पानी पीता है उसकी वजह से बेटा हेपेटाइटिस ए हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा, पहले पढ़ लेते हैं कि जो हेपेटाइटिस ए है वो जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसके पीने से होता है। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें हम लीवर को इम्पैक्ट करते हैं, जॉन्डिस और फटीग और एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिल सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो हेपेटाइटिस होता है वो 4-5 तरीके का होता है। मैं थोड़ा सा बताने की कष्ट करता हूँ आपको। हेपेटाइटिस छोड़ो, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें जो हेपेटाइटिस ए होता है और ई होता है, ये दोनों ही किसकी वजह से होते हैं, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, और वी और डी होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम इसी एनर्जी के साथ में।